टॉप 10 में खास खबरों की शुरुआत आज हम यूपी के मेरठ से करेंगे, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में कई महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताएंगे कि संसद में आज किस तरह का माहौल रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी के बीच एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के लिए सदस्यों का चयन हो पाया या नहीं। बात करेंगे हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की, जिन्होंने आज 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली है। बताएंगे कि अयोध्या राम मंदिर प्रशासन ने आखिर क्या बदलाव किए हैं। पुजारियों के लिए कई कठिन नियम भी बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई सहूलियत दी गई है या नहीं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर यानी डीएनडी पर टोल वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में क्या फैसला सुनाया, ये खबर सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी है। इसकी पूरी जानकारी देंगे। टॉप 10 बुलेटिन में देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों पर विस्तृत चर्चा होगी। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी है, जहां आज पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई हैं। इन महिलाओं को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा कथा पंडाल के एंट्री गेट पर हुआ है। हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 120 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद ऐसा हादसा दोबारा होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा की महापुराण कथा का आज आखिरी दिन था। हर दिन जहां 1.5 लाख श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे थे, वहीं आज श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अचानक भीड़ बढ़ने पर सुरक्षा गार्ड रोक कर लोगों की एंट्री कराने लगे। इस दौरान जल्दी अंदर पहुंचने की होड़ में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कथा के दौरान शुक्रवार को 2 बार भगदड़ मची। सबसे पहले सुबह 9:30 बजे भगदड़ मची थी। इस दौरान लोग वीआईपी पास के लिए जुटे थे, लेकिन ये भगदड़ शांत हो गई थी। इसके बाद दोपहर 1 बजे फिर भगदड़ मच गई। मेरठ के एसएसपी ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से ऐसे हालात बने। राहत की बात ये रही कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है। कथा स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी खबर संसद से जुड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में विपक्षी सांसदों ने आज भी संसद में हंगामा किया। सुबह सदन की बैठक आरंभ होते ही पूरा सदन जय भीम के नारों से गूंज उठा। हंगामे के बीच सभापति ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर बन रही जेपीसी के लिए उच्च सदन के सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव रखने को कहा, जिसके बाद जेपीसी के लिए 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बार बार हो रहे हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। सभापति धनखड़ ने संसद में हो रहे हंगामे और कार्यवाही बाधित होने पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि राज्यसभा में केवल 43 घंटा 27 मिनट काम हुआ। कमोबेश लोकसभा का भी यही हाल रहा। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे लोकतंत्र को देख रही है, फिर भी हम अपने आचरण से अपने नागरिकों को निराश कर देते हैं। ये संसदीय व्यवधान जनता के विश्वास और उनकी अपेक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं। सभी सांसदों को इस पर मनन और चिंतन करने की जरूरत है। तीसरी खबर हरियाणा से जुड़ी है, जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें सुबह 11 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। चौटाला के पार्थिव शरीर को कल सुबह 8 से 2 बजे तक तेजा खेड़ा फार्म पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चौटाला के निधन पर पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम नायब सैनी समेत कई दिग्गज नेताओं ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ओपी चौटाला ने अपने जीवन को जनता की सेवा और हरियाणा के विकास के लिए समर्पित किया। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। उनका निधन राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ था। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। शुरुआती शिक्षा के बाद ही चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी थी। 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान जब चौटाला तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने 82 की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की थी। चौथी खबर भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी है, जहां राम मंदिर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है।
प्रशासन ने नियमों में बदलाव करते हुए राम मंदिर में नए पुजारियों की ड्यूटी लगा दी है। इसके अलावा पुजारियों के लिए कई कठिन नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें पुजारियों के लिए राम मंदिर में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही पुजारियों के लिए जल्द ही ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। राम मंदिर समेत कुबेर टीला और हनुमान मंदिर में पूजन के लिए पुजारियों को 7-7 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। 2 अलग अलग पालियों में इनकी ड्यूटी भी लगाई जा रही है। 4 पुजारी गर्भगृह में तो 3 पुजारियों की ड्यूटी गर्भगृह के बाहर लगाई गई है। अब पुजारियों के वस्त्र में पीली चौबंदी धोती कुर्ता और सिर पर पीले रंग की पगड़ी शामिल होगी। साथ ही भगवा रंग के ड्रेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही पुजारियों के दूसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में कुल 19 मंदिर बन रहे हैं, इसलिए पुजारियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम त्रेता युग की अवधारणा को जिंदा रख रहा है। विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को सुरक्षित रखना होगा। अगली यानी 5वीं खबर एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल और भूटान जैसे मित्र देशों से लगी हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाह ने बिहार झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एसएसबी के योगदान की जमकर सराहना की। एसएसबी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस के साथ उनके सक्रिय सहयोग ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। अमित शाह ने एसएसबी से सीमा पर आवाजाही के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एसएसबी का 61वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारे समर्पण की पुष्टि करने का दिन है। जवानों ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए शानदार काम किया है। 6वीं खबर भारत के ईवी उद्योग से जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 2030 तक भारतीय ईवी उद्योग 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो मौजूदा 4.5 लाख करोड़ रुपए से लगभग 5 गुना ज्यादा होगा। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अभी शुरुआती चरण में है। इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच 18 लाख से ज्यादा ईवी पंजीकृत किए गए, जो सभी सेगमेंट में कुल वाहन बिक्री के 10% से भी कम है। उन्होंने अनुमान जताया कि भारत में ईवी उद्योग से अगले 5 वर्षों में लगभग 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। भारत का लक्ष्य नजदीकी भविष्य में वैश्विक ईवी हब बनाना है। गडकरी ने भारत में ईवी की बिक्री में बढ़ोतरी के महत्व पर रोशनी डाली। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि हम 22 लाख करोड़ रुपए के जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं, जो एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। जीवाश्म ईंधन हमारे देश में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। ईवी के अलावा उन्होंने हाइब्रिड, इथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन का जिक्र किया। 7वीं खबर संबल से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्ग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन ने बीते 24 घंटों में उनके खिलाफ एक के बाद एक कई कार्रवाई की। बिजली चोरी का मामला सामने आने के बाद पहले उनके घर की बिजली काटी गई और अब प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए गरज रहा है। प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने सांसद के घर के बाहर नालियों पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। नाली के ऊपर बनी सीढ़ियों को भी तोड़ डाला। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई नियमों का पालन करते हुए की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। बता दें कि बृहस्पतिवार को बर्क पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली चोरी के लिए बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। उनके पिता के खिलाफ संबल में छापेमारी के दौरान निगम कर्मचारियों को धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि सांसद वर्ग के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। 8वीं खबर में हम रुख करते हैं डीएनडी फ्लाईवे टोल की ओर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईओवर पर टोल वसूलने पर लगी रोक को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डीएनडी से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों को मिल रही राहत बरकरार रहेगी। दरअसल टोल वसूलने वाली निजी कंपनी एनटीबीसीएल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने से रोक लगाई थी। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर उन्हें दोबारा टोल टैक्स वसूलने की अनुमति दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी कंपनी एनटीवीसीएल को दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाले वाहनों से टोल वसूलने का ठेका देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी फर्म को ठेका देने के लिए नोएडा प्राधिकरण को भी फटकार लगाई और कहा कि इससे उन्हें अनुचित लाभ हुआ है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि टोल वसूलना जारी रखने की कोई वजह नहीं है। हम टोल वसूलने के समझौते को अवैध मानते हैं। 9वीं खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी है, जहां आज आयकर विभाग ने छापेमारी में 52 किलो सोना और 9 करोड़ 86 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। ये सब कुछ जंगल में खड़ी एक कार से बरामद हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना और कैश देखकर आयकर विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। बता दें कि आयकर विभाग और लोकायुक्त की संयुक्त कार्रवाई 2 दिनों से चल रही है, जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। इससे पहले आयकर विभाग ने भोपाल और इंदौर में प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के 51 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर टैक्स चोरी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। विभाग की टीम छापेमारी में मिले दस्तावेजों और साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है। इस छापे के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। सूत्रों का दावा है कि विभाग की टीम अभी कुछ और बड़े खुलासे करने वाली है। 10वीं खबर खेल से जुड़ी है। आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान किया है। मेलबर्न और सिडनी में होने वाले चौथे और 5वें टेस्ट के लिए ओपनर नाथन मैकस्विनी को टीम से बाहर कर दिया गया है। मैकस्विनी को डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद उनका रिप्लेसमेंट बनाया गया था, लेकिन वे शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में फेल रहे। उनकी जगह पर 19 वर्षीय सैम कॉन्स्टांस को टीम में शामिल किया गया है। कॉन्स्टांस ने एडिलेड में गुलाबी गेंद के टेस्ट से पहले कैनबरा में टीम इंडिया के खिलाफ प्रधानमंत्री एकादश के लिए खेलते हुए अभ्यास मैच में शतक लगाया था। मैकस्विनी के अलावा तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। हेजलवुड को ब्रिस्बेन टेस्ट में चोट लगी थी, जिसके कारण वो उस टेस्ट के अंतिम 2 दिन भी मैदान पर नहीं उतरे थे। ऑस्ट्रेलिया ने सीन एवार्ड, जाय रिचर्डसन और ड्यू वेबस्टर को भी सीरीज के अंतिम 2 मैचों के लिए टीम में शामिल किया है। बता दें कि 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं, जबकि गाबा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रा हो गया था। टॉप 10 खबरें लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए जनप्रवाद।